स्वागत है दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं आतंक का पहाड़ का दूसरा भाग। जैसा मैंने पिछले एपिसोड के एंड में कहा था, उम्मीद है कि इस बारी कोई भी ऐसा मिस प्रिंटिंग या मिस पेज आएगा नहीं, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अगला नंबर 79 पेज का है। वहां तक कहानी पूरी तरह से कंटिन्यूशन में चलेगी। उम्मीद है आप लोगों ने इस डिस्टरबेंस के लिए मुझे क्षमा कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं आतंक का पहाड़ का भाग 2। देवराज चौहान को साथ लिए रशीद और टोनी ने अपने हिस्से के सारे काम निपटाए, जिनमें से मुख्य थे देवराज चौहान के लिए जरूरत की हर वस्तु से भरपूर आरामदेह कमरा, जो कि जाहिर है कि पहाड़ी को काट कर ही बनाया गया था। इसके साथ ही देवराज चौहान को वहां के चंद मुख्य उन रास्तों से वाकिफ कराया गया जो देवराज चौहान के काम आ सकते थे। उसके बाद गनमैनों को देवराज चौहान के प्रति हिदायत दी गई कि ये इंसान कहीं भी जाना चाहे, इसे रोका टोका न जाए। इन सब कामों से फारिग होकर रशीद और टोनी चला गया। देवराज चौहान अकेला ही खोनुमा चट्टानी हॉल में पहुंचा। इस प्रकार वहां गुड़मुड़ अवस्था में बैठे रहने से विमान यात्रियों की हर पल हालत बिगड़ती जा रही थी। आगे क्या होगा, इस विचार के आते ही खौफ और दहशत से उनकी हालत खराब थी। देवराज चौहान जगमोहन और नगीना के करीब आकर बैठ गया। भीम सिंह, रूपलाल और दीपा त्रिपाठी भी उसके पास सरक आए। क्या हुआ? हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी ने पूछा। वो लोग तुम्हें क्यों ले गए थे? यूं ही, देवराज चौहान ने लापरवाही भरे स्वर में कहा और सिगरेट सुलगा ली। कोई तो बात होगी ही, रूपलाल बोला। यूं ही तो कुछ नहीं होता। मैंने जो कहा है सिर्फ वो सुनो, देवराज चौहान ने उखड़े स्वर में कहा। लेकिन रूपलाल ठीक कहता है, भीम सिंह बोला। त्रिपाठी जी, दीपा बोली, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। क्या? त्रिपाठी ने अपनी बीवी को देखा। देवराज चौहान साहब की आतंक के पहाड़ से पुरानी वाकफियत हो सकती है, और ऐसे में इसने प्लेन के उस सारे सोने पर आतंक के पहाड़ से मिलकर कब्जा कर लिया हो। देवराज चांद मुस्कुराया। जगमोहन और नगीना के चेहरे शांत थे। ये बात हो सकती है, रूपलाल ने सिर हिलाया। मुझे तो यही बात लगती है। हवलदार त्रिपाठी इस बार गंभीर था। तभी जगमोहन की तीखी निगाहों से हवलदार त्रिपाठी को देखा। हवलदार त्रिपाठी, जगमोहन बोला, मान ले अगर आतंक का पहाड़ का बुलावा तुम्हारी खूबसूरत बीवी को आ जाए और ये 2 घंटे बाद लौटे, तो तब तुम क्या सोचोगे? कहने को तो तुम लोग यही कह सकते हो कि यह आतंक के पहाड़ को जानती होगी और अब सोना अपने कब्जे में करने के फेर में है। लेकिन अपनी अपनी समझ होती है। मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। मेरा तो यही ख्याल होगा कि आतंक के पहाड़ ने तुम्हारी खूबसूरत बीवी के साथ तबीयत से अपना दिल बहलाया और साले, मुंह बंद रख अपना। एकाएक सुंदरलाल त्रिपाठी गुर्रा उठा। दीपा त्रिपाठी ने दांत भींच लिए। जगमोहन मुस्कुराया। मैंने तो सिर्फ अपना ख्याल जाहिर किया है, जैसा कि तुमने देवराज चौहान के बारे में अपना ख्याल जाहिर किया है। दीवार के पीछे क्या है हम नहीं देख सकते। हो सकता है तुम्हारी खूबसूरत बीवी आतंक के पहाड़ को भाई बनाकर उसकी कलाई पर राखी बांध कर आई हो। तुम बोलते बहुत हो, दीपा त्रिपाठी ने सख्त स्वर में कहा। जिस तरह तुम लोगों ने अपने विचार जाहिर किए उसी तरह मैंने किए हैं। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, तुम्हें आतंक के पहाड़ का बुलावा आया तो तुम अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर चमक कर जाओगी, ये सोचकर कि तुम जैसे भी हो आतंक के पहाड़ को इस बात के लिए तैयार कर लोगी कि प्लेन में पड़ा सोना तुम्हारे हवाले कर दे। मुझे तुम्हारी नस्ल कुछ ऐसी ही लग रही है। त्रिपाठी जी, दीपा दांत पीस कर बोली, सुना आपने ये? साले, त्रिपाठी बैठे ही बैठे जगमोहन पर झपटा, परंतु बीच में ही रूपलाल ने उसे रोककर वापस बिठा दिया। होश में रहो। ये मत भूलो कि इस समय हम आतंकवादियों के कब्जे में हैं। त्रिपाठी ने रूपलाल को देखा और होंठ भींचे खामोशी से बैठ गया। आगे शांति रही। भीम सिंह खिसक कर हवलदार त्रिपाठी के पास पहुंचा। यार त्रिपाठी, भीम सिंह मीठे स्वर में बोला, तेरी बीवी को कोई कुछ कहे तो तू चिढ़ता क्यों है? मुझे देख, मेरी बीवी के बारे में कोई कुछ भी कहे, मैं तो परवाह नहीं करता। किसी की भैंस को कोई कुछ कहे तो कुछ नहीं होता। वो तो है, लेकिन मैं बीवी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं भी बीवी की ही बात कर रहा हूँ।
भैंस की नहीं, त्रिपाठी ने तीखे स्वर में कहा। भीम सिंह ने सक पकाकर अपना मुंह फेर लिया। कुछ ही देर में माहौल सामान्य हो गया। सबकी निगाहें दाएं बाएं होने लगी। जगमोहन और नगीना देवराज चौहान के करीब ही रहे। क्या चक्कर था? मौका पाते ही जगमोहन धीमे स्वर में बोला। आतंक के पहाड़ के आदमी तुम्हें क्यों ले गए थे? कोई खास बात है क्या? देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया और शांत स्वर में बोला, वो मुझे पहचान चुका है और अपने साथ काम करने के लिए कह रहा है। जगमोहन के होंठ सिकुड़े, जबकि नगीना के होंठ भिज गए। मतलब कि तुम्हें आतंकवादी बनने को कह रहा है? एकाएक जगमोहन हंसा। हाँ। और आपने उसकी बात आराम से सुन ली? नगीना की आवाज में कठोरता के भाव थे। हाँ। नगीना के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। और मैंने ये फैसला किया है कि आतंक के पहाड़ का साथी ही बन जाऊं। ये आप क्या कह रहे हैं? नगीना के माथे पर बल पड़ गए। देवराज चांद लापरवाही से सिगरेट के कश लेने लगा। भाभी, जगमोहन मुस्कुराकर बोला, तुम चिंता मत करो, सिर्फ सुनती रहो। जगमोहन की बात सुनकर नगीना के चेहरे पर हल्की सी राहत उभरी। क्या बात हुई आतंक के पहाड़ से? पूरी तरह बताओ, सुनकर मजा आ रहा है। देवराज चौहान ने आतंक के पहाड़ से हुई सारी बात बता दी। जगमोहन और नगीना ने सुनी। साला हरामी, दौलत का लालच दिखाकर हमें आतंकवादी बनाना चाहता है। जगमोहन दांत भींचकर कह उठा। फिर उसने देवराज चांद को देखा। इसका मतलब कोई खतरनाक गिरोह है जो दौलत लेकर एक दूसरे देश में आतंकवादी हरकतें जारी रखता है। जाहिर है। यानी कि आतंक का पहाड़ हमारे या अन्य किसी देश का नहीं है। उसका कोई धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर वो सिर्फ दौलत को ही मानता है। जगमोहन बोला। हाँ, लेकिन ये आतंक का पहाड़ बहुत खतरनाक आदमी है, देवराज चांद ने कहा। जगमोहन और नगीना की आंखें टकराई। अब तुमने क्या सोचा है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि आतंकवाद से मुझे सख्त नफरत है। हम दौलत के लिए जीते हैं और दौलत के लिए मरते हैं। लेकिन देश और दौलत को तराजू के दो पलड़ों में तोल नहीं सकते। कोई बाहरी ताकत हमारे देश पर उंगली उठाए और वो हमें नजर आए, फिर उसे छोड़ देना मेरी निगाहों में ठीक नहीं है। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी झलक उठी। तो अब मैं आतंक के पहाड़ का साथी बनूंगा। देवराज चौहान की आंखें सुर्ख हो गई। मतलब कि आप? नगीना हड़बड़ा कर कहना चाहा। नगीना ने हड़बड़ा कर कहना चाहा। जब किसी खतरनाक दुश्मन को खत्म करना हो और उसके घेरे में फंसे हों, तो उसकी जान लेने के लिए मीठी छुरी बनकर उसकी बगल में घुस जाना चाहिए और जब मौका मिले उसका गला काट लेना चाहिए। इस समय मेरे सामने ऐसी ही स्थिति है। देवराज चौहान ने होंठ भींचकर कहा। जगमोहन ने सिर हिलाया। चलेगा। ऐसे लोगों के साथ ऐसा करना कोई गलत नहीं होगा। बिल्कुल चलेगा। नगीना कह उठी। लेकिन ये सब होगा कैसे? देखते रहो कैसे होता है। देवराज चौहान का चेहरा सुलग उठा। आतंक का पहाड़ आज रात को डिनर मेरे साथ करेगा, तब फिर वो मुझसे बात करेगा। एकदम हाँ मत कर देना, लटका लटका कर हाँ करना। जगमोहन की बात पर ध्यान न देकर देवराज चौहान बोला, तुम इन लोगों को टटोलो कि इनमें से कौन हमारे काम का हो सकता है और कौन नहीं। जगमोहन की निगाह भीम सिंह, हवलदार त्रिपाठी, रूपलाल और दीपा की तरफ घूम गई। किस तरह के काम का? इनमें से कोई हमारा साथ दे सकता है या सब दौलत के ही पीर हैं? मतलब कि तुम कुछ लंबाई करना चाहते हो? देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ कहीं भी घूम सकता हूँ। आतंक के पहाड़ की तरफ से मुझे छूट है। देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। चेहरे पर जहरीली मुस्कान थिरक उठी। जगमोहन के चेहरे पर मौत भरी, व्यंग से भरी मुस्कान थिरक उठी। देवराज चौहान नीचे बैठे यात्रियों में से जगह बनाता हुआ आगे बढ़ गया। जगमोहन ने नगीना को देखा। भाभी, तुम क्या सोच रही हो? मैं? नगीना का चेहरा कठोर हो गया और निगाह दूसरी तरफ घूमती चली गई। मैं तो हल्दीराम के बारे में सोच रही हूँ। अगर आतंक के पहाड़ के यहाँ फंसे आदमी मुझे सिर्फ 1 मिनट का मौका दे दें, तो मैं इसका सारा हिसाब तय कर दूंगी। चिंता मत करो, अब तो बहुत मौके मिलने हैं, मौके ही मौके होंगे। अगला दृश्य। दिन भर देवराज चांद वहां इधर उधर घूमता रहा। वहां की जगह से काफी हद तक वाकिफ हो गया।
बहुत ही खूबसूरती के साथ उस पहाड़ी को काट कर वहां कमरे और खोह वगैरह बनाई गई थी। जरूरत की हर वस्तु वहां थी। देवराज चांद के ख्याल से इस जगह को तैयार करने में कई बरस लग गए होंगे। पहाड़ी को कैसे और कहां से काटना है, भीतर का नक्शा कैसा होना चाहिए, इन सब बातों का प्रबंध बेहद तेज दिमाग वाले इंसान ने किया होगा। देवराज चांद ने रनवे को देखा। रनवे भी बेहद सोच समझ कर बनाया गया था, वरना उस जगह पर रनवे का तैयार होना असंभव बात थी, और उस पर यात्री विमान का उतरना तो और भी कठिन। परंतु हर काम बेहद सिस्टम के साथ किया गया था। इस समय रनवे और प्लेन को पेड़ों की टहनियों से इस प्रकार ढांप रखा था कि दूर से वहां पर हरियाली ही नजर आए। सब कुछ देखने के पश्चात भी देवराज चांद को इस बात का पूरा एहसास था कि उसने वही देखा है जो आतंक का पहाड़ उसे दिखाना चाहता है, जितना दिखाना चाहता है। वरना इस पहाड़ में यकीनन और भी कई कमरे हैं। ऐसी कई जगह हैं जो अभी तक उसने उसकी निगाहों से नहीं गुजरी। निगाहें दौड़ाने के दौरान कभी देवराज चांद उस आरामदेह कमरे में चला जाता जो आतंक के पहाड़ ने उसे रहने के लिए दिया था, तो कभी उस खो में चला जाता जहां विमान यात्री मौजूद थे। इस दौरान दो बार उसे रशीद उर्फ टोनी उस इस दौरान दो बार उससे रशीद उर्फ टोनी टकराया, परंतु उससे बात किए बिना ही उसकी बगल से गुजर गया। उसकी इस हरकत पर देवराज चांद के होठों पर सिर्फ मुस्कान उभरी। शाम को एक गनमैन ने उसके पास आकर कहा कि उसके कमरे में चाय रखी है। देवराज चांद आरामदेह कमरे में पहुंचा। वहां टेबल पर चाय के अलावा खाने पीने का भी ढेर सारा सामान मौजूद था। देवराज चांद ने आराम से बैठकर चाय पी। चाय के दौरान वो सोचता रहा। उसके बाद बेड पर तकिए से टेक लगाकर लेट गया और कश लेते आने वाले वो हालातों के बारे में गौर करने लगा। अंधेरा होने के पश्चात देवराज चांद पुनः बाहर घूमने निकल गया। दिन ढलने के साथ ही सर्दी का बढ़ना आरंभ हो गया। क्योंकि दिन में धूप निकली हुई थी, इसलिए शाम के पश्चात सर्दी का एहसास कुछ ज्यादा ही हो रहा था। पहाड़ के भीतर बड़ी सी जगह में विमान यात्रियों के लिए बड़े बड़े बर्तनों में खाना तैयार किया जा रहा था। यह काम गनमैन ही कर रहे थे। देवराज चांद ने वहां भी निगाह मार ली। सिर्फ एक जगह थी जहां देवराज चांद को जाने नहीं दिया गया था। वो था वायरलेस सेट रूम। बाहर खड़े दो गनमैनों ने शराफत के साथ ये कहकर रोक दिया कि इस तरफ आने के लिए आतंक के पहाड़ ने मना किया है। देवराज चांद ने कोई एतराज नहीं उठाया और पलट गया। रात को 9 बजे आतंक के पहाड़ की ओर से देवराज चांद को डिनर का बुलावा आया। बुलावा देने वाला रशीद उर्फ टोनी ही था। देवराज चांद उसी समय उसके साथ चल पड़ा। अगला दृश्य। आतंक के पहाड़ ने दिल खोलकर देवराज चांद का स्वागत किया। उससे गर्मजोशी से हाथ मिलाया, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कुर्सी पर बिठाया और खुद टेबल की दूसरी तरफ खाली कुर्सी पर जा बैठा। रशीद उर्फ टोनी, जो कि देवराज चांद को वहां छोड़ गया था, वो अगले ही 2 पलों में टेबल पर विदेशी शराब की बोतल और 2 गिलास रखकर उन्हें तैयार करने लगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर मुस्कुराहट से भरे अंदाज में कहा, मेरा मूड ड्रिंक करने का नहीं है। रशीद उर्फ टोनी के हाथ रुक गए। आतंक के पहाड़ के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। ये ड्रिंक नहीं, विस्की नहीं, मेहमान नवाजी है देवराज चौहान। मुझे तुम्हारी मेहमान नवाजी से इनकार नहीं, परंतु ड्रिंक न लेना मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? जब मैं किसी अहम फैसले में उलझा होता हूं तो उस दौरान ड्रिंक नहीं लेता, और इस समय मैं ये अहम फैसला लेने की सोच रहा हूं कि मुझे तुम्हारी बात माननी है कि नहीं। आतंक का पहाड़ मुस्कुराया। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। इस समय तुम मेरे खास मेहमान हो। तुम्हारी बात मानना भी मेरी मेहमान नवाजी का हिस्सा है। लेकिन डिनर से पहले 2-3 पैग लेने की मेरी पुरानी आदत है। ऐसे में तुम खाली मेरे सामने बैठो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी बात सही है। तुम्हारी बात जगह मैं होता तो मैं भी यही कहता। देवराज चांद मुस्कुराया। अगर सूप का इंतजाम हो जाता तो मैं तुम्हारा साथ सूप के साथ देता रहूंगा। श्योर, गुड आइडिया। आतंक का पहाड़ फौरन बोला। यहाँ पर हर चीज का इंतजाम है। फिर उसने रशीद उर्फ टोनी को देखा। हमारे मेहमान के लिए सूप ले आओ। जी, रशीद उर्फ टोनी ने कहा। फिर आतंक के पहाड़ का पैग तैयार करके दूसरा खाली गिलास लिए वहां से चला गया। आतंक के पहाड़ ने पैग उठाकर घूंट भरा। देवराज चांद ने सिगरेट का कश लिया। तो आज दिन भर में तुमने ये जगह अच्छी तरह देख ली? आतंक का पहाड़ मुस्कुराकर बोला। इसका मतलब तुम्हारे आदमी मुझ पर नजर रख रहे थे? देवराज चांद ने उसे देखा। नहीं, ऐसे छोटे छोटे काम मैं अपने आदमियों से नहीं लेता।
वैसे भी अपने आदमियों को ऐसा करने का आदेश देना अपने मेहमान की तौहीन करना है, जबकि मेहमान नवाजी के दौरान मैं किसी भी तरह की गुस्ताखी करना पसंद नहीं करता। आतंक के पहाड़ ने सिर हिलाकर कहा, दरअसल मेरे पास ऐसा सिस्टम है कि मैं इस ठिकाने की हर हरकत को देख सकता हूँ, और कोई काम ना होने के दौरान मैं यही सब करता हूँ। और आज भी ऐसा करते हुए तुम्हें स्क्रीन पर कई बार तुम स्क्रीन पर कई बार नजर आए। देवराज चांद मनी मन सतर्क हुआ। यह उसके लिए काम की सूचना थी। मैं देख पा रहा था कि पहाड़ी में तुम किस खूबसूरती के साथ ठिकाना बनाया है। मैं देख रहा था कि पहाड़ी में तुमने किस खूबसूरती के साथ ठिकाना बनाया है। इसके पीछे बहुत बड़े दिमाग की जरूरत है। देवराज चांद ने तारीफी अंदाज में कहा। आतंक का पहाड़ घूंट भरकर बोला, मैं जानता हूं तुम ठीक कह रहे हो। ये जगह वास्तव में है ही ऐसी। तुमने अपना वो टीवी रूम नहीं दिखाया जहां से तुम सब कुछ देखते हो, और ना ही मुझे वायरलेस सेट रूम में जाने दिया गया। देवराज चांद का स्वर सामान्य था। ऐसी जगहों पर हम किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं जाने देते। तुम हमारे लिए अभी भी बाहरी हो। जब दोस्ती का हाथ बढ़ा दोगे तो फिर हम में कोई पर्दा नहीं रहेगा। मैं जानता हूँ। देवराज चांद दोस्ती का हाथ बढ़ाने के पश्चात पीछे नहीं खींचता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। देवराज चांद के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। तभी रशीद और टोनी ने ट्रे थामे भीतर प्रवेश किया और ट्रे में पड़े सूप के बर्तन को देवराज चांद के सामने टेबल पर रख दिया। हर काम सलीके से हो रहा था। गुड। आतंक के पहाड़ ने रशीद और टोनी को देखा। अब तुम अपनी देख रेख में डिनर की तरफ ध्यान दो। कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। 1 घंटे पश्चात डिनर ले आना। जी। रशीद और टोनी बाहर निकल गया। आतंक के पहाड़ ने पैक समाप्त किया और दूसरा तैयार कर लिया। देवराज चांद सूप का इस्तेमाल करने लगा, जो कि वास्तव में बहुत अच्छा था। अब तक तो तुमने फैसला कर लिया होगा, घूंट भरकर आतंक का पहाड़ बोला। नहीं, अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। कमाल है, दिन भर में तुम मामूली सा फैसला नहीं कर सके। यह फैसला तुम्हारे लिए मामूली सा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। क्षण भर खामोश रहने के पश्चात आतंक का पहाड़ बोला, शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि फैसला करने में तुम्हें किस प्रकार की अड़चन आ रही है। अगर अगर इस बारे में मुझसे कोई बात करो तो शायद मैं तुम्हें कोई सलाह दे सकूं। इस समय तुम मुझे अपना समझकर बात कर सकते हो देवराज चौहान। जब मैं कहीं डकैती करने की सोचता हूं तो मात्र उस जगह को देखकर डकैती के लिए तैयार नहीं हो जाता जहां पर मुझे डकैती करनी होती है, बल्कि अच्छी तरह से देखता हूं कि वहां डकैती हो सकती है या नहीं। यहाँ डकैती करने में मुझे फायदा है या नुकसान, उसके बाद ही फैसला करता हूँ। ठीक इसी प्रकार तुम्हारी ऑफर सुनने के पश्चात मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि तुम्हारे साथ काम करने में मुझे फायदा होगा कि नुकसान। मेरे ख्याल में अभी तुमने कई बातें मुझसे छिपा रखी हैं जो मेरे फैसला करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। आतंक के पहाड़ ने एक ही सांस में पैग समाप्त किया और गिलास टेबल पर रखकर सिगरेट सुलगा ली। एक साथ 2 पैग लगा लेने के कारण उसका सुर्ख चेहरा और भी सुर्ख हो उठा। देवराज चौहान, आतंक का पहाड़ गंभीर था, तुम्हारा फायदा नुकसान सिर्फ दौलत से है। तुम जितनी भी दौलत कहोगे मिलेगी, एडवांस में मिलेगी। फालतू बातों की तरफ ध्यान मत दो। ये फालतू बातें नहीं है। देवराज चांद भी गंभीर था। माना कि मुझे दौलत की जरूरत है, लेकिन दौलत को पाने के लिए मैं आग की भट्टी में नहीं कूद सकता। मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि आग की भट्टी में कूदने के पश्चात भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं सलामत रहूंगा। ऐसी गारंटी के बाद ही मैं तुम्हारी आशाओं पर खरा खरा उतर सकता हूँ। वरना आनन फानन एक दूसरे की बातों में हामी भर देना भविष्य में हम दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आतंक के पहाड़ के होंठों पर मुस्कान उभरी। सही बात कही तुमने, बहुत दूर की सोचते हो। देवराज चौहान खामोश रहा। बहरहाल मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि मेरे साथ काम करके तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टे फायदा ही होगा। काम के दौरान जो खतरे आते हैं वो तो आते ही हैं, उसके अलावा तुम्हें किसी भी तरह की हानि नहीं उठानी पड़ेगी। ये आतंक के पहाड़ का वायदा है तुमसे। मैं गारंटी की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे मुंह से निकले शब्दों में को तुम्हारे मुंह से निकले शब्दों को मैं गारंटी नहीं मानता। तो फिर किस तरह की गारंटी चाहते हो तुम?
ये तुम सोचो कि किस प्रकार मेरी तसल्ली करवा सकते हो। आतंक के पहाड़ ने होंठ सिकोड़कर तीसरा पैक तैयार किया, घूंट भरा। मुझे देखो, मुझे किसी प्रकार का कोई खतरा है? नहीं। कोई कमी है मुझे? बिल्कुल नहीं। इसलिए कि मेरी पीठ पर एक ऐसी ताकत का हाथ है जिसका नाम ही अपने आप में गारंटी है। देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। मैं समझा नहीं। एक बार फिर से। आतंक के पहाड़ ने होंठ सिकोड़कर तीसरा पैक तैयार किया, घूंट भरा। मुझे देखो, मुझे किसी प्रकार का कोई खतरा है? नहीं। कोई कमी है मुझे? नहीं। इसलिए कि मेरी पीठ पर एक ऐसी ताकत का हाथ है जिसका नाम अपने आप में ही गारंटी है। देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। मैं समझा नहीं। तुम जो भी देख रहे हो, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। किसी और का है ये सब। हिंदुस्तान में आतंक फैलाना है, तोड़फोड़ करनी है, हिंसा से भरी कार्रवाई करनी है। मुझे इस काम का इंचार्ज बनाकर भेजा गया है। ये जगह पहले से ही तैयार थी, और काम कैसे करना है ये सिर्फ मैंने सोचना है। और अगर काम के दौरान मुझे किसी तगड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े तो तब उसमें जिसका हाथ मेरी पीठ पर है कहना पड़ेगा, और मेरी राह की दिक्कत फौरन दूर हो जाएगी। इसके बदले मुझे भरपूर दौलत मिलती है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं। देवराज चांद मनी मन सतर्क हो उठा। ये तो अजीब बात बताई तुमने। मैं तो समझता था कि तुम ही सब कुछ हो। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आतंक का पहाड़ मुस्कुराया। असल में कोई और ही है जो सब कुछ है। अगर उसका हाथ मेरी पीठ से हट जाए तो मैं शक्तिहीन विमान यात्रियों की तरह सामान्य इंसान बन जाऊंगा। देवराज चौहान ने जानबूझकर पहलू बदला। आतंक के पहाड़ ने घूंट भरा। वो कौन है जिसका हाथ तुम्हारी पीठ पर है? उसके बारे में बताने का तुम्हें कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद को छिपाए हुए है। बहुत कम लोग ही उसके बारे में जानते हों। हो सकता है मैं उसे जानता हूं। असंभव। आतंक के पहाड़ के स्वर में विश्वास भरा था। अच्छी बात है, फिर भी उसके बारे में बताने में क्या हर्ज है? देवराज चांद की निगाह आतंक के पहाड़ पर थी। चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। वो युवती है। युवती? देवराज चांद की आंखें सिकुड़ गई। हाँ, गजाला नाम है उसका। गजाला? देवराज चांद के मस्तिष्क में विस्फोट हुआ, और तुरंत ही वहां बिजलियां कौंधने लगी। क्षण भर के लिए देवराज चांद को ऐसा लगा जैसे उसकी कुर्सी पर कांटे उभर आए हों। जाने कितनी बार उसने पहलू बदला। गजाला कितनी खतरनाक शय है ये तो आतंक का पहाड़ भी नहीं जानता जितनी अच्छी तरह से वो जानता था। देवराज चांद को मालूम था कि गजाला के पास वैज्ञानिक शक्तियों का खतरनाक भंडार है, और उसे ये कहने में कोई शक नहीं है कि वो गजाला का मुकाबला नहीं कर सकता था। गजाला के साथ उसका मुकाबला हो चुका था। एक बार तो उसे बख्श कर चली गई थी वो, मात्र यह सोचकर कि वो कभी तो उसके लिए काम करेगा। देवराज चौहान जानता था कि गजाला आतंकवादियों के आतंकवादी कामों में हाथ डालती है। वो एक देश से दूसरे देश को तबाह करने के सौदे करती है और बदले में बेपनाह दौलत लेती है, और उस दौलत को वो कहीं बना रखी गुप्त प्रयोगशाला में लगाती है, जहां विश्व भर के चुनिंदा वैज्ञानिक अपनी मर्जी से या जबरन उसके लिए काम कर रहे हैं। उन आविष्कारों के कारण गजाला इतनी ताकतवर हो चुकी है कि अगर कभी वो खुलकर सामने आ गई तो सब देश मिलकर भी गजाला का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये सब गजाला ने ही उसे अपने मुंह से बताया था। गजाला के सिर पर पागलपन सवार है। वो विश्व सम्राज्ञी बनना चाहती है, और देवराज चौहान का ख्याल था कि अगर अपने आविष्कारों के साथ वो खुलकर सामने आ गई तो कम से कम विश्व साम्राज्ञी तो नहीं बन सकेगी, लेकिन दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा वो अवश्य तबाह कर देगी। गजाला के खतरनाक कदमों का एहसास पाकर देवराज चौहान आने वाले खतरे से बचने के लिए खास जगह पर छोटा सा टापू गुप्त रूप से खरीदकर उस पर प्रयोगशाला बनाकर वैज्ञानिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता था, ताकि वक्त आने पर वो गजाला नाम के खतरे का सामना कर सके। प्रयोगशाला बन चुकी थी, और अब वहां शीघ्र ही काम शुरू होने वाला था। देवराज चौहान जानता था कि अगर वो दुनिया को गजाला नाम के खतरे से आगाह करेगा तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा।
और यह तो उसे अब पता चल ही चुका था कि आतंक का पहाड़ भी गजाला का ही मोहरा है। स्पष्ट था कि अब यह खेल और भी खतरनाक हो गया था, क्योंकि इसके पीछे गजाला का हाथ था। अगर गजाला उसके सामने आ गई तो अपनी वैज्ञानिक शक्तियों की आड़ में सुरक्षित रहकर उसे बेहद आसानी से खत्म कर देगी। परंतु गजाला के खौफ से वो चुप्पी साध कर भी बैठ नहीं सकता था। क्या हुआ? आतंक के पहाड़ ने घूंट भरते हुए कहा। तुम तो बिल्कुल ही खामोश हो गए। देवराज चौहान ने बेहद सामान्य ढंग से सिर हिलाया और बोला, ये गजाला के बारे में सोच रहा था। ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुमने उसका नाम नहीं सुना होगा। नाम नहीं सुना तो उसकी ताकत का अंदाजा तुम लगा ही नहीं सकते देवराज चौहान। आतंक का पहाड़ मुस्कुराकर बोला, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें सही राह दिखा रहा हूं। देवराज चौहान जानबूझकर गहरी सांस लेकर बोला, अच्छी बात है, मैं कल दोपहर तक तुम्हें अपना फैसला सुना दूंगा। मुझे विश्वास है तुम्हारा फैसला सुनकर मुझे खुशी होगी। अगला दृश्य। गजाला का हाथ इस मामले के पीछे है, ये जानने के बाद तो देवराज चौहान की नींद हराम हो गई थी। रात वो आतंक के पहाड़ के मेहमान खाने में ही सोया, परंतु सोया या ना सोया एक बराबर ही था। पूरी रात उसकी बेचैनी में ही बीती। रह रहकर गजाला का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाचता रहा। कब सुबह हुई देवराज चौहान को इस बात का एहसास भी न हो सका। सुबह उठकर सामान्य ढंग से उसने सब काम किया। मुनासिब वक्त पर रशीद उर्फ टोनी उसे नाश्ता दे गया, जो कि वास्तव में रात के डिनर की ही तरह बेहतरीन था। इन कामों से निपटकर देवराज चौहान बाहर खुले में आ गया। आज सूरज का नामो निशान नहीं था। आसपास गहरा कोहरा कोहरा छाया हुआ था। कुछ दूर खड़ा प्लेन भी स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आ रहा था। देवराज चौहान लापरवाही भरे अंदाज में टहलता हुआ उस तरफ बढ़ा जिधर खो में विमान यात्री मौजूद थे। मन ही मन वो इस बात के प्रति सतर्क था कि उससे ऐसा कोई भी काम ना हो जिसके कारण वक्त से पहले आतंक का पहाड़ उस पर शक करे। आतंक का पहाड़ टीवी स्क्रीन पर कभी भी उसकी हरकतें देख सकता था। कोई बड़ी बात नहीं कि सावधानी के नाते उसने अपने आदमियों को टीवी स्क्रीन पर बिठा रखा हो, उसकी मूवमेंट नोट करने के लिए। कश लेते हुए देवराज चांद ने खो में प्रवेश किया। गनमैन बेहद सतर्क मुद्रा में पहरेदारी पर थे। विमान यात्री आज कुछ ज्यादा ही निढाल नजर आ रहे थे। वो जानते थे कि वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आगे क्या होता है किसी को मालूम नहीं था। गनमैन यात्रियों को बारी बारी बाहर ले जा रहे थे ताकि सुबह के कार्यों से फारिग हो सके। बाहर फैले कोहरे के कारण आज खो में भी सर्दी का एहसास कुछ ज्यादा ही था। कई विमान यात्री असमंजसता से भरी निगाहों से देवराज चौहान को देख रहे थे कि ये यहाँ खुले में कैसे घूम रहा है, जबकि इसका आतंकवादियों से कोई नाता नहीं। ये भी तो उनकी तरह विमान यात्री था। देवराज चौहान जगमोहन के पास पहुंचा। रूपलाल और नगीना वहां नहीं थे। गनमैन उन्हें बाहर ले गए थे। दीपा, भीम सिंह और हवलदार त्रिपाठी ढीले से हुए इधर उधर बैठे थे। जगमोहन ने देवराज चौहान की आंखों से जान लिया कि मामला गहरा है। देवराज चौहान जब पास बैठा तो फौरन ही जगमोहन बोला, आतंक के पहाड़ से क्या बात हुई? मामला उतना सीधा नहीं है जितना मैंने सोचा था। क्या मतलब? हकीकत में आतंक के पहाड़ का कोई हस्ती नहीं है, कोई वजूद नहीं है इसका। इसके पीछे कोई और ही है। जब तुम उसके बारे में सुनोगे तो। कहते हुए देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। बोलो, क्या कहना चाहते हो, किसकी बात करने जा रहे हो? जगमोहन सतर्क हो गया। देवराज चौहान ने जगमोहन के चेहरे पर निगाह मारी, फिर सिगरेट का कश लिया। गजाला। जगमोहन हक्का बक्का सा आंखें फाड़े देवराज चौहान को देखता रह गया। पल भर के लिए उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। क्या हुआ? ये गजाला कहां से आ गई? जगमोहन के होंठों से अजीब सा स्वर निकला। तुम अच्छी तरह जानते हो कि गजाला किसी भी देश से पैसे लेकर दूसरे देश में हिंसा और तोड़फोड़ कराना चाहती है। उसकी निगाह में जो देश पैसा देगा। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा ना मिस प्रिंटिंग है, लेटर एक दूसरे के आगे। उसकी निगाहों में जो चंद एक आविष्कार बचे हैं वो पूरे करके खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ सकती है। तो इसका जस्ट ये है कि
गजाला चाहती है कि वो हिंसा और टेररिस्ट एक्टिविटी करवाकर पैसा हासिल करे और उसके बाद अपने आविष्कार पूरे करके पूरी दुनिया के सामने आए और दुनिया की एकमात्र मालकिन यानी विश्व साम्राज्ञी बन सके। और अब आगे अगर ऐसा हुआ तो गजाला सफल हो सकती है क्योंकि उसके पास बहुत ही खतरनाक वैज्ञानिक ताकतें हैं। उसे कोई छू भी नहीं सकता। साथ ही वो जो चाहे कर सकती है, जब चाहे जिस देश को पूरी तरह तबाह कर सकती है। जगमोहन का हक्का बक्का स्वर चिंता से भरा था। देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा, और ये आतंक का पहाड़ गजाला का मामूली सा मोहरा है जो कि हिंदुस्तान में तोड़फोड़, हिंसा और आतंक को बढ़ावा देने पर उतारू है। कई पलों तक दोनों के बीच चुप्पी रही। गजाला थापर को चाहती है, परंतु उसकी बात मानकर ये सब छोड़ने को तैयार नहीं। थापर कई बार कोशिश कर चुका है कि ये सही राह पर आ जाए, जबकि गजाला चाहती है कि थापर उसके साथ मिलकर काम करे। जबकि थापर गजाला से जरा भी प्रभावित नहीं है। थापर का कहना है कि मंगोलिया में उसने अपनी मार का बदला लिया था गजाला के साथ जबरदस्ती करके, और उधर गजाला का कहना है कि पहली बार उसके जिस्म को थापर ने हाथ लगाया था, उसका कंवारापन समाप्त किया था, इसलिए वो तन मन से थापर को ही अपना सब कुछ मान चुकी है। इसलिए यदा कदा वो थापर के पास आती रहती है और उसे तैयार करने की चेष्टा करती है कि वो उसके साथ चलकर पति के रूप में उसके साथ रहे, उसके कामों में हाथ बटाए। परंतु थापर भी अपनी किस्म का अजीब इंसान है। एशिया में नाजायज धंधों का किंग बनकर तेजी से उभर रहा है, परंतु अरबों खरबों की मालकिन गजाला के पास जाने में उसे ऐतराज है, क्योंकि वो जो कुछ कह रही है थापर को पसंद नहीं है। थापर चाहता था कि गजाला आम औरतों की तरह हो जाए, लेकिन उसे तो विश्व को जीतने के लिए लेकिन गजाला तो विश्व को जीतने के लिए बरसों से मेहनत कर रही है। वो थापर की बात मानकर सब कुछ कैसे छोड़ सकती है? वो चाहती है जो वो कर रही है वो करती रहे और थापर भी उसका बन जाए। हमारे कहने पर थापर ने लाख कोशिश की, लेकिन वो गजाला को रास्ते पर नहीं ला सका। दोनों के चेहरे पर बेचैनी छाई हुई थी। गजाला दिल से मेरी दुश्मन है, देवराज चांद कश लेकर बोला, क्योंकि मेरे ही कारण मंगोलिया में उसका पिता खुमान सिंह मरा था। वो मुझे कब का खत्म कर देती, लेकिन सिर्फ इस आशा पर वो मुझे जिंदा छोड़े हुए है कि शायद कभी मैं उसके साथ काम करना शुरू कर दूं। उसकी ताकत, उसकी वैज्ञानिक शक्तियां हैं। मंगोलिया में गजाला मुझे साधारण औरत के तौर पर मिली थी। अगर उस समय मुझे मालूम होता कि गजाला की असलियत कुछ और ही है, वो विश्व के लिए भारी खतरा बनने जा रही है, तो उसे मंगोलिया में उसी समय समाप्त कर देता। हमारी प्रयोगशाला तैयार है, जगमोहन बेसब्री से बोला। हमें तुरंत वहां अपना काम शुरू कर देना चाहिए, ताकि वक्त आने पर गजाला का मुकाबला किया जा सके। हाँ, अब वक्त कम है, जाने कब गजाला हरकत में आ जाए। देवराज चाह ने सोच भरे स्वर में कहा, इस काम से निपटकर मुझे अपना सारा ध्यान प्रयोगशाला पर लगाना होगा। वहां पर काम करने के लिए देश विदेश के जाने माने वैज्ञानिकों से काम लेना होगा। किसी को जबरदस्ती तो किसी को प्यार से, किसी को दौलत का लालच देकर इन वैज्ञानिकों से काम लेना होगा। जबरदस्ती इन्हें उठाकर लाना होगा। इन्हें हम लाख समझाने की चेष्टा करें कि शीघ्र ही दुनिया में आने वाली गजाला रूपी खतरे से निपटने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, परंतु हमारी बात को कोई भी नहीं मानेगा। ठीक कहते हो। खैर, इन बातों को बाद में देखेंगे। पहले हमें आतंक के पहाड़ से निपटना होगा। कहते हुए देवराज चांद की निगाह वहां मौजूद विमान यात्रियों पर घूम रही थी। इन हालातों में आतंक के पहाड़ से निपटना भी आसान नहीं है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन बहुत ही जल्द कोई रास्ता निकालूंगा मैं। तुम्हारी कोई भी हरकत विमान यात्रियों की जिंदगी ले सकती है, मुझे मालूम है, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन हाथ पर हाथ रखे भी नहीं बैठा जा सकता। मैं आतंक के पहाड़ को उसके मकसद में कभी सफल होने नहीं दे सकता। लेकिन जो भी करना जल्दी करना। ये गजाला का ठिकाना है, वो कभी भी चक्कर लगाने यहाँ आ सकती है। ऐसे में अगर वो आ गई और उसने हमें देख लिया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और तो और, नगीना भी यहाँ है। नगीना और गजाला के खुंदक तो मंगोलिया से चली आ रही है। नगीना जानती है कि गजाला तुम्हारे पीछे पड़ी है और तुम उसके साथ काम करो। ऐसे में नगीना तो गजाला से और भी खार खाए हुए है। बेहतर यही होगा कि गजाला के यहाँ आने से पहले ही हम सब कुछ निपटा लें। देवराज चौहान मुस्कुराया। मेरा ख्याल है कि जल्दी ही सब कुछ निपट जाएगा। तुम करना क्या चाहते हो? देवराज चांद ने व्याकुल भाव से जगमोहन को देखा। जब तक यहाँ पर विमान यात्री हैं मैं कुछ नहीं कर सकता।
इसलिए मुझे सबसे पहले विमान के इन यात्रियों को यहाँ से निकालना होगा तभी। लेकिन इतने सारे लोगों को कैसे? जैसे ही यहाँ पहुंचे हैं वैसे ही यहाँ से भेजा जाएगा। देवराज चौहान खतरनाक स्वर में कह उठा। जगमोहन चौंका। विमान पर? हाँ, लेकिन ये कैसे संभव है? आतंक का पहाड़ और उसके 30-35 गनमैन। असंभव को ही तो संभव बनाना है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मैं बहुत जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुमने इन लोगों को टटोला कि कौन हमारा साथ दे सकता है? हाँ, जगमोहन ने सिर हिलाया। कल से ही मैं यही इसी काम पर हूँ। दीपा त्रिपाठी इस मामले में नहीं आना चाहती। भीम सिंह और हवलदार त्रिपाठी हमारे साथ हैं। त्रिपाठी का कहना है कि बैंक डकैती में साथ देकर एक काम तो वो गलत कर चुका है, अब एक अच्छा काम भी कर लेना चाहता है। रूपलाल ने तैयार होने में थोड़ी सी आनाकानी की, लेकिन बाद में तैयार हो गया। ठीक है, मेरी तरफ से नगीना को कहना कि हल्दीराम और पार्वती की तरफ से अपना ध्यान हटा ले। उनसे तो बाद में भी निपटा जा सकता है, पहले इस मामले की तरफ हमने ध्यान देना है। जगमोहन ने सिर हिलाया। देवराज चौहान ने खो के उस तरफ निगाह मारी जहां विमान का पूरा स्टाफ इकट्ठा होकर एक ही गुट में बैठा था, जिनमें 4 विमान चालक दल के व्यक्ति थे, 16 एयर होस्टेस और विमान के चंद कर्मचारी और भी थे। मेरे जाने के बाद तुमने या नगीना ने एक काम और करना है। बेहद सावधानी के साथ, यूं ही तुम लोगों पर किसी की निगाह न टिक सके, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। तुम दोनों में से कोई एक बराबर विमान चालक दल से संबंध बनाए रखेगा। उन्हें समझा देना कि किसी भी समय उन्हें विमान उड़ाना पड़ सकता है। उनका हौसला बढ़ाते रहना। जगमोहन ने गंभीरता से सिर हिलाया। और तुम लोग भी तैयार रहना, मुझे कभी तुम लोगों की जरूरत पड़ सकती है। परंतु इस दौरान तुम लोग ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे कि आतंक के पहाड़ की निगाहों में शक का सबब बनो। लेकिन अब तुम क्या करोगे? अभी तो मैं आतंक के पहाड़ को अपनी हाँ कहूंगा, उसके बाद आगे का मामला हवा के रुख के साथ होगा। कोई भी मुनासिब वक्त आने पर मैं सारी बाजी पलट दूंगा। कहने के साथ ही देवराज चांद उठा और शांत अंदाज में खो के बाहर की तरफ बढ़ गया। हल्दीराम की सिकुड़ चुकी निगाहें देवराज चौहान पर टिकी हुई थी। जाने क्यों उसे इस बात का विश्वास होने लगा था कि कुछ हो रहा है, और उसे किसी भी बात की जरा भी खबर नहीं है। दोस्तों, ये सेकंड एपिसोड में जानबूझ के यहाँ रोक रहा हूँ, क्योंकि मिस प्रिंटिंग बहुत ज्यादा है। मिस प्रिंटिंग नहीं है, एक्चुअली क्या है कि मिट चुका है ये। जो जिस किताब से इसे उठाया गया है डिजिटल वर्जन, वो किताब कुछ इस तरह पढ़ी रही होगी कि उसके ऊपर की जो, वैसे भी आप लोगों में से जिन लोगों ने भी वो किताबें देखी हैं, वो पहले से ही यू नो थर्ड या फोर्थ रिसाइकल्ड कागज पर छपती थी। तो ऑक्सीडाइज हो जाने के कारण बहुत सारे अक्षर जो है ना वो मिटते गए, और बहुत सारे अक्षर स्पष्ट साफ नहीं आ रहे। तो मैं चाहता हूँ कि जिन पेजों से मैं अगला एपिसोड बनाऊं, पहले मैं उनको एक बार गो थ्रू करके उनको, या तो उनकी ब्राइटनेस कम करके अक्षर उभर सकें और बीच में रुकू ना, जैसा अभी हुआ था। ऐसे सुनने में आपको भी मजा नहीं आएगा, इसलिए तो ठीक है। बाकी ये सबक है मेरे लिए, ताकि आने वाली कहानियों में मैं इस बात का ध्यान रखूं कि पहले से ही सारे अक्षर स्पष्ट हो मुझे, ताकि सुनने वाले का मजा किरकिराना हो। उम्मीद है आप लोग मेरे साथ इसे बर्दाश्त कर लेंगे। चलिए, अगले भाग तक मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और अपने दोस्त विक्रम को अपना प्यार यूं ही बरसाते रहें इस चैनल कहानी वार्ता पर। जय हिंद, वंदे मातरम।